चलो दोस्तों, उफ 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 उफ, ये क्या हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। चलो मैं इसको सही करता हूँ वापस। पहले मैंने बहुत अच्छे से फिगर बना के रखा था, फिर टेढ़ा मेढ़ा बनेगा दोबारा। ये देखा, अब ठीक है। हो गया। देखो क्या है, हम अपने पिछले कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल की मदद से और क्लियर करते हैं। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि ये एक स्लोप है, इंक्लाइन स्लोप। मान लो सीमेंट का बना है एक स्लोप, उस पर ये ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक का मास m है। यहाँ पर जो स्लोप है वो हॉरिजॉन से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। ओके, उसके बाद ये ऐसे हॉरिजॉन्टल फ्लोर है जिसकी हाइट h है। तो अगर ये h है तो यहाँ भी ये h ही होगी, मतलब ये पूरा h हाइट पर है। ये पुली लगी है यहाँ पर, और एक आदमी इसको खींच रहा है स्ट्रिंग यानी डोरी से, रस्सी से। पुली फ्रिक्शनलेस है और डोरी भी मासलेस है, जो माने जाते हैं मतलब अभी इस लेवल पर जो आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पर माना जाता है कि फ्रिक्शनलेस पुली और मासलेस स्ट्रिंग। करेक्ट, इतना दिया हुआ है। कुछ और चीज़ें दी हुई हैं कि मास जो ये है ब्लॉक, मास m का जो ब्लॉक है और ये जो इंक्लाइन सरफेस है, इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी मोशन वाला कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू के है, और स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी स्टैटिक कंडीशन वाला म्यू एस है। ये दोनों आपको दिए हुए हैं, मान लेते हैं ये हैं। अब क्या है कि ये आदमी इसको खींचता है, ये आदमी इस ब्लॉक को पुलिस की मदद से ऐसे खींचता है, ये ऐसे ऐसे, और इतना फोर्स लगाता है कि मैक्सिमम अपनी उस कंडीशन तक फोर्स लगा के ऐसे ऐसे खींचता है कि अगर ये और ज़्यादा लगाएगा तो फिसल जाएगा, मतलब धड़ाम से ऐसे गिरेगा, ऐसे। समझे? तो जब हम पुली से ऐसे खींचते हैं ना, तो क्या होता है कि डोरी वाला कॉन्सेप्ट याद करो जो हमने बताया था कि जो टेंशन फोर्स जनरेट होता है स्ट्रिंग में, वो ऑब्जेक्ट जिसमें कि वो डोरी टच होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी अगर इस डोरी में टेंशन फोर्स T है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। करेक्ट? और यहाँ पर भी देखो, ये डोरी इस मास से जुड़ी है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। फ्रिक्शनलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है तो जो टेंशन इस साइड में होगा वही टेंशन इस साइड में होगा, T। इतना पता है, इतना हम अभी पता नहीं, इतना अभी हम माना है मैंने। और ये कितना तनाव से वो खींचता है, कितने मतलब कितना फोर्स लगाता है वो इस डोरी पर, मतलब किस फोर्स से खींचता है, वो इस फोर्स से खींचता है कि जबकि बस वो फिसलने वाला होता है, जस्ट स्लिपिंग। अगर इससे ज़्यादा तनाव देगा तो वो फिसल जाएगा। करेक्ट? ओके, आदमी जस्ट फिसल जाएगा। तो हमको पता करना है कि जब ये ब्लॉक
एकदम इस पॉइंट मतलब पुली के पास तक आ जाएगा, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v। अभी इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे है, हमको ये पता करना है। क्लियर हुआ? जब ये डिस्प्लेस्ड होकर वहां तक पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। नहीं, ये खींच रहा था, ये जुड़ा हुआ, जुड़ के नहीं आ रहा है, ये खींच रहा है, ये ऐसे फोर्स लगा के खींच रहा है। हाँ ठीक है, अगर फोर्स लगा के खींचेगा तो क्या होगा, जब फिसलेगा तो आगे की ओर भागेगा। करेक्ट, कनेक्टिंग पॉइंट से इस ओर। तो पहले क्या करते हैं कि और चीज़ें थोड़ा दिमाग में लाते हैं। इस आदमी का मास मान लो गिवन है आपको m डैश, ठीक है। हम प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कहीं से लिखी नहीं गई है, टॉपिक नहीं गई है, मैं ही सोच के ऐसे बनाया। तो थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें हमको नहीं पता है हम जोड़ते जा रहे हैं कि क्या क्या हमको गिवन हो सकता है। उस आदमी का हमको मास पता है m डैश, करेक्ट। तो हमको निकालना है कि वहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी खींच, जब वो ऊपर खींच के चला जाएगा। तो क्या करेंगे, आदमी जस्ट स्लिपिंग स्टेज तक फोर्स लगा रहा है, यानी लिमिटिंग स्टैटिक कंडीशन है। आदमी का पहले फ्री डायाग्राम बनाओ, ये है हमारा आदमी जो खींच रहा है। इधर ये फ्लोर उसी ऊपर हाइट वाले फ्लोर पर खड़ा है, तो नीचे से फ्लोर इस पर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा n डैश। यहाँ पर डैश लिखते हैं, आदमी के लिए हम डैश वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, डैश। इस आदमी का मास अगर m डैश है तो आदमी तो अर्थ के पास ही खड़ा है, अर्थ पर ही है, तो इस पर ग्रेविटी फोर्स काम करेगा, वो होगा m डैश g। अब देखो, आदमी जब फिसलेगा ना तो इसका वो फिसलता ऐसे है, जब फिसलेगा तो यूं फिसलेगा, यानी उसके पैर यूं आगे भागेंगे। तो फ्लोर के रिस्पेक्ट में ये आदमी इधर की ओर फिसलेगा, ऐसे बद्ध से गिरेगा, सर पीछे टांगे आगे, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो फ्लोर के रिस्पेक्ट में ये इसकी टांगे इधर मूव करेंगी आगे की ओर, इसके जो पंजे हैं वो आगे की ओर मूव करेंगे, तो पंजों पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा। करेक्ट। और उसको संभालने वाला डोरी का टेंशन फोर्स जो उसको बैलेंस करेगा। ये चार चीज़ें हमको पता चली। लेकिन बोल रहा है कि आदमी उस कंडीशन पर फोर्स लगा रहा है कि वो तब मतलब यहाँ से वहाँ तक उस कंडीशन से फोर्स लगाता रहता है जब तक कि वो जस्ट फिसलने ही वाला होता है, मतलब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी, जब तक कि वो अपने आप को फिसलने से बिल्कुल बचाए हुए उसको खींच रहा है। तो यानी इधर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो स्टैटिक होगा और मैक्सिमम कंडीशन होगा। आदमी का ये जो आदमी खड़ा है उसके पंजे और वो जो फ्लोर है ये वाला, आदमी और उसके पंजे यहाँ इस वाले फ्लोर पर रखे हैं। मान लो कि वहाँ पर उसका स्टैटिक कोफिशिएंट म्यू डैश है, ये ब्लॉक के हैं और वो आदमी वाला है। आदमी जहाँ पे खड़ा है तो उसके पंजे और फ्लोर दोनों के बीच में मान लो स्टैटिक कोफिशिएंट म्यू एस डैश है, ये भी आपको दिया हुआ है। तो जरा देखो इसको एनालाइज करो, तो एन डैश नॉर्मल फोर्स आया आपका m डैश जी, एफ एस मैक्स आदमी के लिए कितना होता है हमेशा, म्यू एस एन डैश, यही फार्मूला होता है ना। तो म्यू एस यहाँ पर डैश डैश लिखोगे, आदमी के लिए हम डैश वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और एन डैश की जगह पर ये वैल्यू
एम डैश जी। ये आया आपका आदमी का मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और चूंकि ये आदमी इधर उधर अभी स्लिप नहीं हो रहा है, जस्ट स्लिपिंग कंडीशन में है, तो टेंशन फोर्स और ये बैलेंस करेंगे तो टेंशन फोर्स आ गया वही एफ एक्स मैक्स यानी म्यू एस डैश एम डैश जी। ये तो पहले तो हमने निकाल लिया यहाँ से कि हमारा टेंशन फोर्स डोरी में कितना है, एम डैश जी इतना है। करेक्ट, समझ में आ गया। आदमी अभी मोशन नहीं किया है, वो जस्ट स्लीपिंग कंडीशन में, तो इधर का टेंशन फोर्स उसको बैलेंस कर लेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिट पर है आदमी, जस्ट स्लीपिंग कंडीशन में, वो उस समझ लो उस कंडीशन में वो किसी तरह खींच रहा है उसको। करेक्ट। तो यहाँ से हमको एक चीज़ मिल गई कि डोरी का टेंशन जो हमको नहीं पता था वो मिल गया, म्यू डैश एम डैश जी, वेयर एम डैश इज द मास ऑफ मैन, म्यू डैश इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दैट मैन्स फीट एंड द फ्लोर। ओके, अब ये आदमी का कैलकुलेशन और एनालिसिस ख़त्म हुआ, हमको टेंशन फोर्स मिल गया। हमको निकालना था कि जब ये ब्लॉक यहाँ से वहाँ तक चला जाएगा तब उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं v है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। करेक्ट। फाइनल मीन्स हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियल मीन्स 0 मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर। ये हुआ आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का। लेकिन ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होता है, ब्लॉक पर किया गया टोटल वर्क, यही तो होता है ना। ब्लॉक पर टोटल जितने फोर्स काम कर रहे हैं वो सारे फोर्स जब काम करेंगे उस ब्लॉक पर तो उनके द्वारा टोटल किया गया वर्क होगा उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसी में हमको वर्क टोटल निकाल के रखना है। ब्लॉक पर जो टोटल वर्क काम कर रहे हैं, टोटल फोर्स काम कर रहे हैं, तो सब फोर्सों का जो वर्क है उसको सम करके यहाँ रख देना है। तो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते हो। थोड़ा दोबारा ऐसे बना देते हैं, केवल ब्लॉक को दिखाएंगे, जस्ट ब्लॉक को, थीटा एंगल और ये ब्लॉक इसी पर चल रहा है ना ब्लॉक, तो जस्ट ऐसे दिखा दो। ब्लॉक मास एम का ब्लॉक है, तो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो काम कर रहा है उसका उस पर, क्योंकि वो अर्थ पर है ब्लॉक, तो ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही लगेगा, अर्थ के पास है, उससे वो बच नहीं पाएगा, तो mg। ब्लॉक पर डोरी का टेंशन फोर्स उधर काम कर रहा है, ये T। करेक्ट। ब्लॉक यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है ब्लॉक पर, क्योंकि ब्लॉक और सरफेस के बीच में ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिए हुए हैं, तो ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, और जो ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो मोशन का विरोध करेगा, मोशन का अपोज करेगा, डिस्प्लेसमेंट का अपोज करेगा। ब्लॉक तो यहाँ से यहाँ खींच रहा था, इसका मतलब कि ब्लॉक के नीचे सरफेस पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो इस साइड करेगा। और कौन सा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, केवल काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो मोशन कर रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, क्योंकि ब्लॉक डिस्प्लेस्ड होकर जा रहा है, मोशन में जा रहा है। और ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट में है, ये ब्लॉक इस सरफेस के
यानी ये प्लेन, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, सीमेंट का जो फ्लोर है, जिसका भी फ्लोर है, लकड़ी का फ्लोर है, ये जो स्लोपिंग फ्लोर है ना, इस पर ये टच कर रहा है ब्लॉक, तो ये फ्लोर ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा नीचे सरफेस से, ब्लॉक पर ये फोर्स लग रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, और कोई नहीं फोर्स लग रहा है। तो ब्लॉक पर एक डोरी जो खींच रही है वो टेंशन फोर्स काम कर रहा है। ब्लॉक पर सरफेस के जो कांटेक्ट में है उसका नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, बिल्कुल। उसको हम एन लिखेंगे, आदमी के लिए हर जगह एन एन डैश लिखा है, तो यहाँ केवल एन लिख रहे हैं। और ब्लॉक पर उस ब्लॉक पर काम करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि ब्लॉक पर हमेशा काम करेगा और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल नीचे की ओर होगी, एकदम अर्थ की ओर, फ्लोर मतलब नीचे अर्थ की ओर। और ब्लॉक क्योंकि ऊपर की ओर डिस्प्लेस्ड होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट में, काइनेटिक फ्रिक्शन, करेक्ट। इतने ही फोर्स लग रहे हैं। अब हमको इन सबके द्वारा किए गए कार्य ढूंढने हैं, काम, वर्क। इन सबके द्वारा किए गए वर्क्स निकाल के उनको इंडिविजुअली सबके निकाल के ऐड कर देना है, तो हमारा निकल आएगा वर्क टोटल। अच्छा, वर्क टोटल में सबको निकाल कर क्यों ऐड कर सकते हैं अलग अलग निकाल के? क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क जूल में नापते हैं। वर्क इज ए टूल टू ट्रांसफ़र द एनर्जी, तो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं वर्क के थ्रू। तो एनर्जी जो होती है वही वर्क का यूनिट होता है, और एनर्जी की तरह वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिफरेंट टाइप के वर्क उठाकर आप ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, डायरेक्शन का टेंशन नहीं लेना। तो जरा वर्क टोटल में हमने देखा ब्लॉक पर टोटल जो वर्क हो रहा है वो ब्लॉक पर वर्क हो रहा है पहले फ्रिक्शन फोर्स के चलते, दूसरा वर्क हो रहा है नॉर्मल फोर्स के चलते, तीसरा वर्क हो रहा है ब्लॉक पर काम करने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, और चौथा वर्क हो रहा है डोरी में जो टेंशन फोर्स है वो डोरी ब्लॉक से जुड़ी हुई है तो उसके चलते। ये 4 प्रकार के वर्क होंगे, 4 फोर्स हैं तो 4 टाइप के वर्क होंगे टोटल, उनको जोड़ना है। पहले आते हैं फ्रिक्शन वर्क। फ्रिक्शन अपोजिट इधर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। हम तो पहले ही बता चुके हैं कि फ्रिक्शन का काम ही है मोशन या डिस्प्लेसमेंट का विरोध करना, तो यानी मैक्सिमम निगेटिव काम करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, ब्लॉक जा रहा है उधर और फ्रिक्शन इधर, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है कॉस में -1। तो सिर्फ निगेटिव माइनस एफ के यानी फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर ये h है तो ये भी h होगा, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका h/sin θ। यहाँ से जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? h/sin θ। ध्यान से देखो, तो फोर्स एफ के, डिस्प्लेसमेंट h/sin θ और एंगल cos 180 बनेगा, तो जस्ट हमने माइनस लिख दिया, ये हो गया। नॉर्मल फोर्स, देखो नॉर्मल फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और नॉर्मल फोर्स ऐसे है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से नॉर्मल फोर्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और तो cos 90 मीन्स 0, तो नॉर्मल फोर्स कोई काम नहीं करेगा, ये 0 हो जाएगा। प्लस वेट के चलते वर्क, तो वेट के चलते वर्क निकालने के 2 तरीके हैं। कौन सा? एक तो आप सीधा ही जानते हो कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किधर काम कर रहा है? ऐसे। फोर्स किधर काम कर रहा है? ऐसे। तो डायरेक्शन और ये
फोर्स की डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, तो इस डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ। तो सीधा ही सीधा आपका आ जाएगा फोर्स, और इसकी डायरेक्शन है नीचे की ओर काम कर रहा है तो -j, ये टोटल फोर्स, और डॉट डिस्प्लेसमेंट h, और ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया तो आप अपर साइड में जा रहा है तो j यानी -mgh, ये आया आपका ये वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। सीधा सीधा ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसे निकालना तो सबसे आसान है कि फोर्स की डायरेक्शन में ही नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर ये आपको थोड़ा कठिन लगे ऐसे करना तो क्या करो, वही पुराना सिस्टम, फोर्स को ये mg फोर्स को ऐसे दो भागों में डिवाइड कर दो, वही डिसोसिएट कर दो, तो इधर आ जाएगा mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। अगर ये स्लोप थीटा है तो ये आप जानते ही हैं, और mg को हटा दो, इसके हमने टुकड़े कर दिए, अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो, तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स का निकालना था तो हमने उसको टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा फोर्स का मिला ये, एक मिला ये जो टुकड़ा है फोर्स का ये ऐसे काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट नेट इस साइड में हो रहा है, तो ये एंगल तो बन रहा है 90, यानी इसके थ्रू कोई काम होगा ही नहीं। अब बचा ये टुकड़ा mg sin थीटा। mg sin थीटा नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, इधर इसको खींच रहा है, लेकिन हमारा ब्लॉक नेट ऊपर की ओर जा रहा है, वो आदमी खींच रहा है वहाँ से, तो डिस्प्लेसमेंट तो उस साइड में हो रहा है और mg sin थीटा कंपोनेंट इधर खींच रहा है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, तो केवल वो काम करेगा। तो फोर्स mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट टोटल, ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक गया, नेट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ h sin थीटा, और दोनों के बीच में एंगल mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है 180 डिग्री। और चौथा बचा आपका टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स का वर्क, तो टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी साइड में है, तो फोर्स T, टेंशन जो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट h sin थीटा, ये, और डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो cos 0, एक ही डायरेक्शन में काम करे तो cos 0 यानी 1, मैक्सिमम वर्क वो अपना करेगा। ये कितना आया, -f के h sin थीटा, ये तो 0 हो गया था, नॉर्मल फोर्स कोई काम करेगा नहीं। ग्रेविटेशन फोर्स में केवल ये कंपोनेंट काम में आएगा, वो कंपोनेंट नॉर्मल है डिस्प्लेसमेंट के तो काम करेगा नहीं। ये कितना आया, cos 180 माइनस, तो -mg sin थीटा h sin थीटा, थोड़ा दूर लिखता हूँ ना, चिपक गया वो, -f के h sin थीटा और -mg, हाँ ये आ गया mg sin थीटा h sin थीटा, और टेंशन में प्लस TH sin थीटा, ये cos 0 की वैल्यू 1। F के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, F के क्या होता है, म्यू के इंटू n, पढ़ा है आपने। और ये ब्लॉक के लिए n कितना है, ब्लॉक के लिए n है, बैलेंस करो, इधर तो ब्लॉक कोई मोशन कर नहीं रहा है, ऐसे ऐसे ब्लॉक में ऐसे तो कोई मोशन हो नहीं रही है, तो इधर लगने वाला टोटल फोर्स, इधर लगने वाला टोटल फोर्स बैलेंस कर लेंगे। तो इधर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, n,
और इधर कितना लग रहा है, केवल mg ये वाला cos थीटा, तो n आया mg cos थीटा, तो Fk कितना आ गया, फ्रिक्शन फोर्स म्यू के mg cos थीटा। तो यहाँ पर रखो, तो माइनस, ये माइनस तो इसलिए कि वो cos 180 डिग्री, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा निगेटिव वर्क जनरेट करता है, तो म्यू के एम जी कॉस थीटा, ये तो हुआ आपका एफ के का वैल्यू, और ये एच बाई साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट जो था वो वाला, माइनस साइन थीटा कैंसिल, एम जी एच, ये देखो वही आया एम जी एच, साइन थीटा कैंसिल, जो ग्रेविटेशनल हमने बताया था ना कि आप डायरेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करके भी वर्क निकालोगे या कंपोनेंट करके निकालो, देखो एम जी एच ही आया था, ठीक है, और माइनस का वो भी टी एच बाई साइन थीटा, ये आया आपका वर्क टोटल। और टोटल वर्क उठा के इसको इसमें रख दो, टोटल वर्क इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हमने इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखा, तो हाफ एम वी स्क्वायर इधर और वर्क टोटल के जगह पे ये पूरा रख दिया। हमको v निकालना था, फाइनल वेलोसिटी जब वो ऊपर तक पहुंचेगा। तो क्या करो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 2 म्यू के m से डिवाइड करोगे तो यहाँ से m गायब हो जाएगा, जी एच बाई tan थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस जी एच, यहाँ से भी m गया और 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 जी एच और प्लस 2 टी एच बाई साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर, इतना आ गया वी स्क्वायर। और टी की जगह पर रख दो ये वाली वैल्यू, टी तो हमने यहाँ से निकाला था ना, टेंशन से आदमी को बैलेंस किया था, तो माइनस फाइनल 2 म्यू के जी एच प्लस 2 और टी की वैल्यू म्यू डैश एस एम डैश एस जी एच बाई साइन थीटा का उल्टा रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक थीटा और इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी लिखोगे और ये टोटल रूट, ये आ गया आपका फाइनल वेलोसिटी। दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी जब ये ब्लॉक यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचेगा, जो आदमी मेहनत से खींच रहा है ऊपर। रेस्ट से शुरू में u 0 था, ब्लॉक चलना शुरू किया और जब वो उस पुली तक पहुँच जाएगा h हाइट पर, तो उसकी स्पीड ये आएगी। इसमें आप म्यू की के मतलब कोफिशिएंट म्यू के, म्यू एस और म्यू डैश एस, इन सब की वैल्यू रखोगे जो भी दी हो, आदमी की मास की वैल्यू, हाँ, और क्या मिस हुआ, यहाँ पर m मिस हुआ था जब डिवाइड किया था, m, तो यहाँ पर एक डिवाइड में m डैश बाई m आएगा, करेक्ट। यहाँ से हमने m से डिवाइड किया था तो यहाँ पर रह गया था। तो हम ब्लॉक का मास रखेंगे m, आदमी का मास रखेंगे m डैश, हाइट h उसकी वैल्यू रखेंगे, जो इंक्लाइनेशन एंगल दिया है फ्लोर का थीटा की वैल्यू रखेंगे, और ये सब रखने के बाद g की वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू रखेंगे, जो हाइट दी है, ये सब रखने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे
कि हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा। इसमें बहुत से फोर्स इन्वॉल्व हो गए, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया कि कठिन से कठिन प्रॉब्लम भी कैसे सॉल्व की जाती है, कठिन से कठिन प्रॉब्लम भी कैसे सॉल्व की जाती है। मतलब उसमें बहुत से फोर्स इन्वॉल्व हो तो घबराना नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करो। सारे फोर्स पर नज़र रखो, सारे जितने फोर्सेस काम कर रहे हैं सब पर नज़र रखो, कोई फोर्स मिस नहीं होना चाहिए। फिर वो फोर्स किस तरह से वर्क प्रोड्यूस करेंगे, कितना वर्क करेंगे, उस पर भी नज़र रखो। उनकी डायरेक्शन पर नज़र रखो, डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्क निगेटिव पॉजिटिव आ जाता है, ये सब निगेटिव और पॉजिटिव में डायरेक्शन काम करता है। फ्रिक्शन फोर्स को आप हमेशा याद रखिए, फ्रिक्शन फोर्स मोशन या डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में काम करता है, उसका काम ही है कि उसको रोक देना। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा निगेटिव वर्क जनरेट करेगा। उसमें आपको cos 180 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वैल्यू -1 होती है, तो आप सीधे माइनस लगा सकते हैं, माइनस फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। नॉर्मल फोर्स फ्लोर पर जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, वो वर्क नहीं करते हैं। अगर फ्लोर पर मोशन हो रहा है तो जो नॉर्मल फोर्स होते हैं वो वर्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा किया गया काम 0 है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो होते हैं वो उसमें n आता है, n μSn या μkn। तो n की करेक्ट वैल्यू, नॉर्मल फोर्स n की करेक्ट वैल्यू निकालनी तुमको आनी चाहिए। अगर करेक्ट वैल्यू n की नहीं निकाला तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू गलत आ जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया जो निगेटिव वर्क है वो आपका गलत आ जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कंडीशन आपको एकदम पता होना चाहिए। मोशन स्टार्ट होने का कंडीशन, जैसे कि इसके पहले वाला एपिसोड बताया था मैंने कि मोशन स्टार्ट होगी भी कि नहीं होगी, इसको भी चेक करना होता है। मोशन स्टार्ट कब होता है? जब हमारा पुलिंग फोर्स यानी खींचने वाला फोर्स या धक्का मारने वाला फोर्स हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिट से ज़्यादा हो, यानी μSn इससे ज़्यादा हो, तभी वो मोशन की ओर जाता है। और जब मोशन स्टार्ट हो जाता है तब फ्रिक्शन फोर्स हमारा घट जाता है और वो होता है μkn, हमेशा उसमें टेंशन नहीं लेने का। वेट का यानी ग्रेविटेशन फोर्स mg जो काम करता है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर काम करता है, तो उसका ये कंपोनेंट mg cos थीटा ये काम वर्क नहीं करता है, काम में आता है n निकालने के लिए, लेकिन ये वर्क नहीं करता है क्योंकि ये मोशन, अगर इंक्लाइंड सरफेस पर मोशन हो रहा है तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90, यानी ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन को अफेक्ट करता है। अगर और कोई फोर्स ना लगा हो नॉर्मल में तो नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल आ जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का ये कंपोनेंट वर्क करता है, कौन सा? mg sin थीटा। अगर डिस्प्लेसमेंट mg sin थीटा की डायरेक्शन में हो यानी इधर ही हो तो पॉजिटिव वर्क प्रोड्यूस करेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट mg sin थीटा के अपोजिट में यानी अप की ओर हो तो यही mg sin थीटा निगेटिव वर्क प्रोड्यूस करेगा। ये तो इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, जैसे इस पिक्चर में इसने निगेटिव काम किया। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स मोशन का विरोध करता है। तो यहाँ ब्लॉक ऊपर की ओर मोशन कर रहा था, यहाँ से डिस्प्लेस होकर उधर जा रहा था, तो यानी फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ काम करेगा, वो हमेशा अपोजिट में काम करेगा। तो ऐसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये फंडे होते हैं, ठीक है। फंडा कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फोर्स सारे बैलेंस करने आना चाहिए, फोर्स ढूंढने आना चाहिए, उनको डायरेक्शन उनके बिल्कुल दिमाग में रहनी चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। नॉर्मल फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवेयर। दो सरफेस टच में आएंगे या दो ऑब्जेक्ट टच में आएंगे या दो बॉडी टच में आएंगे, वहाँ पर नॉर्मल फोर्स काम करेगा ही करेगा। और नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के।
चलो नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और नया सीखेंगे। आई थिंक आप बहुत कुछ समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।